आपने जो शुरू में डिकंस्ट्रक्ट किया कैसर राजा के स्टैंड्स को, फ्लॉलेस डिकंस्ट्रक्शन थी, और ज़ाहिरी बात है कि वो आउटडेटेड 28 साल पुराने किसी पेपर पर उन्होंने एक इमारत खड़ा करने की कोशिश की। ज़ाहिरी बात है उस इमारत में ज़मी-बोस ही होना था। उसका ज़मी-बोस होना, इसका तो फैसला उस वक़्त ही हो गया था जब उन्होंने एक 28 साल पुराने ऑब्सोलीट मेथड्स पर बेस्ड पेपर को सिलेक्ट किया अपने आर्गुमेंट को परस्यू करने के लिए। लेकिन हम उनको भी कसूरवार नहीं ठहराते, क्योंकि बहरहाल ये वाला जो पेपर है हम पहले ही जानते हैं, ये जो 1997 का जो पेपर था, वो क्रिएशनिस्ट का जो है फेवरेट पेपर है, और क्रिएशनिस्ट वेबसाइट का हर दिल अजीज है, उनकी आंखों का तारा है ये पेपर। हम उनको ब्लेम नहीं करते, लेकिन वो जो भी कोई क्रिएशनिस्ट होगा, वो जब इस तरह की किसी चीज को देखेगा तो जाहिर बात है कि वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, और वो जो खुलासा किसी क्रिएशनिस्ट वेबसाइट पर लिखा होगा, वो उस खुलासे से तैयारी करके अगले दिन इम्तिहान में वो खुलासे से पढ़कर तो बेआईनी ही और बजिनसी ही उसको रिप्रोड्यूस कर देगा और समझेगा कि वो इम्तिहान में जो है टॉप कर जाएगा और गोल्ड मेडल ले जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जब आप ऑनेस्टली किसी लिटरेचर को गो थ्रू करते हैं, इट टेक्स टाइम, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इट टेक्स हार्ड वर्क to go through a particular topic, search for the topic and its variants, और जो follow up काम हुआ है, different viewpoints हैं, उनको समझना है, उनको synthesize करना है, तो उसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात ये कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन इसी तालिब इल्मी के सफर ने ही हमें थोड़ा सा ये सिखाया है कि पेपर पढ़ना और समझने के लिए भी आपको पहले कुछ मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद आप पेपर पढ़ने की पोजीशन में आते हैं। ठीक है जी? तो डायरेक्टली पेपर्स को पढ़ना और एनालाइज करने की पोजीशन में आ जाना, ये समझना कि आप कर सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहैसियत तालिब इल्मी के सफर ने ये सिखाया है कि रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दरकार होती है। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि किसी को एक्सक्लूड करूं कि भाई आप पेपर ना पढ़ें, आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म अगर आप एक तालिब इल्माना सफर से गुजरे हैं तो आप ये जानते होंगे कि पेपर पढ़ने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दरकार होती है। उसके डिफरेंट पार्ट्स को, खास तौर पे जो इंटरडिसिप्लिनरी काम हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए आजकल जितना भी काम हो रहा है वो बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी है। ये जितने मोलेक्युलर बायोलॉजी के अंदर पेपर्स आते हैं, इसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपको मोलेक्युलर बायोलॉजी का पता होना चाहिए, ना सिर्फ जेनेटिक्स का पता होना चाहिए है, आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का पता होना चाहिए, आपको मैथमेटिकल टेक्निक्स का पता होना चाहिए है, आपको डेटा एनालिसिस का पता होना चाहिए, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उनका पता होना चाहिए, बेजियन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होता है उनका पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक शख्स से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो इतनी मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग रखेगा। हाउएवर इसी वजह से हम देखते हैं कि जो बड़ी रिसर्च होती है उसके जो ऑथर्स होते हैं वो डिफरेंट डिसिप्लिन से उनका ताल्लुक होता है और मल्टीपल ऑथर्स होते हैं। खैर, अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये है कि बुनियादी मुद्दा ये था, और लिटरेचर में भी ये रहा एक वक्त, कि जब ये कंसर्न रेज किया जाता था कि ये जो टाइम एस्टिमेट किया जाता है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द जीनोम्स फ्रॉम टू मल्टीपल टाइम पॉइंट्स, यानी दो मुख्तलिफ टाइम पॉइंट से किसी के डीएनए को अगर आपने कंपेयर करना है अक्रॉस स्पीशीज या विद इन स्पीशीज, डजंट मैटर, लेकिन कंपैरिजन अगर आप इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि उनके दरमियान डीएनए की जो बेस पेयर्स हैं उनकी कितनी सब्स्टिट्यूशंस हैं या कितने डिफरेंसेस हैं, तो इसकी बेसिस पर जो जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना पहले से इवॉल्व होना शुरू हुआ होगा। ये तो बात आपको समझ में आती है। हाउएवर ये कंसर्न रेज किया जाता रहा कि ये जो टाइम एस्टिमेट किया जा रहा है इस जेनेटिक डिस्टेंस की बेसिस पर, इसमें आप एवोल्यूशन को प्रिज्यूम करके आगे चल रहे हैं, तो जाहिरी बात है फिर आप एवोल्यूशन को जो है कंक्लूड करेंगे। ये एक कंसर्न रेज किया जाता रहा कि ये जो टाइम एस्टिमेशन और सब्स्टिट्यूशन रेट्स जो निकाले जाते हैं वो
पहले अज्यूम कर लेते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, फिर उसके मुताबिक सब्स्टिट्यूशन रेट्स या जो म्यूटेशन रेट्स है वो निकालते हैं। ये भी डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है, म्यूटेशन रेट क्या है, आपने इसको एक्सप्लेन किया। मैं थोड़े अल्फाज में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बेसलाइन अगर आपकी म्यूटेशंस हो रही हैं और वो वेरी करती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन रेट्स को वेरी करवा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके एरर करेक्टिंग एंजाइम्स हैं, एरर करेक्टिंग एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है तो जो एरर्स होते हैं उनको करेक्ट करते हैं। तो जो ये रेप्लिकेशन एरर्स हैं, ये अगर ज्यादा होना शुरू हो जाएं, यानी वो जो एरर करेक्टिंग एंजाइम्स है वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से, वो एंजाइम्स जो हैं जो एरर्स करेक्ट करते हैं, वो उनका रेट जिस पर वो एरर्स करेक्ट करते हैं वो चेंज होता रहता है। लिहाजा म्यूटेशन रेट तो बदलता रहता है। आपकी म्यूटेशन इन प्रिंसिपल 3 किस्म की हो सकती है। हम कई दफा बता चुके हैं कि एक म्यूटेशन वो है कि जो पॉपुलेशन में फैलेगी क्योंकि वो कोई जेनेटिक एडवांटेज दे रही है कि जिनमें वो म्यूटेशन होगी वो ऑन एवरेज ज्यादा डिसेंडेंट्स छोड़ेंगे, जिसका मतलब ही ये है कि वो उनकी फिटनेस ज्यादा होगी, इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बढ़ेगी। इनको हम कह देते हैं बेनिफिशियल म्यूटेशंस। कुछ होती हैं जो कि हार्मफुल म्यूटेशंस होती हैं, डेलेटेरियस म्यूटेशंस होती हैं, वो हो तो जाती हैं मगर वक्त के साथ वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, वो compete नहीं कर पाती हैं उस पूल में। कुछ होती हैं जो ना नुकसान देती हैं ना फायदा देती हैं, उनको न्यूट्रल म्यूटेशंस कहते हैं। न्यूट्रल म्यूटेशंस एज ऑलवेज फ्यूल है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का। हैविंग सेड दैट, अगर आप आज की तारीख में दो सैंपल्स के दरमियान इस जेनेटिक डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, जेनेटिक डिस्टेंस का मतलब आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जितने डीएनए के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। अगर इनको आप कंपेयर कर रहे हैं तो बहरहाल ये वो म्यूटेशंस हैं जो कि अल्टीमेटली सरवाइव की, जाहिरी बात है वो इसी वजह से वो आज हमें नजर आ रही हैं। तो लिहाजा म्यूटेशन रेट जिस रेट पर हो रहा है, जिस रेट पर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपके डीएनए के कैरेक्टर्स में तब्दीलियां आ रही हैं, वो एक और चीज है। और वो रेट जिस रेट पर ये म्यूटेशंस पॉपुलेशन के अंदर, जिसको टेक्निकली कहते हैं फिक्स हो रही हैं या सरवाइव कर रही हैं और एक्यूमुलेट कर रही हैं, वो मुख्तलिफ है। जाहिरी बात है म्यूटेशन रेट तेज होगा और सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो आहिस्ता होगा, क्योंकि वही जो म्यूटेशंस हो रही हैं उन्हीं में से कुछ जो है उन्होंने अल्टीमेटली सरवाइव करना है। इसमें कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है। जाहिरी बात है म्यूटेशन रेट हैज टू बी हायर एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूशन रेट। तो जब आप टाइम की असेसमेंट करते हैं दो डीएनए सीक्वेंसेस के कंपैरिजन की बेसिस पर, तो टाइम असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्स्टिट्यूशन रेट को एस्टिमेट करें रादर देन म्यूटेशन रेट। ठीक है जी, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इतराज ये उठाया जाता था कि जो सब्स्टिट्यूशन रेट्स हैं वो एस्टिमेट किए जा रहे हैं एवोल्यूशनरी अजम्पशंस की बुनियाद पर, ठीक है। मामला यह है कि 2013 के बाद, 12 साल हो गए इस बात को, 2013 के बाद से ये एतराज बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, क्योंकि जो मेथोडोलॉजी है जिसकी बेसिस पर काम होता है, अब इन सब्स्टिट्यूशन रेट की असेसमेंट का एंड देयरफॉर टाइम असेसमेंट का वो मेथोडोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी है। वो टोटली एम्पिरिकल बेस पर सब्स्टिट्यूशन रेट्स को असेस किया जाता है। मोमो ने आपको अर्लियर इन द स्ट्रीम ये दिखाया कि कैसे आपके पास जो ओल्डर सैंपल्स मौजूद हैं जिनको अल्टरनेटिव मीन से, नॉन एवोल्यूशनरी मीन से, जिसमें कोई एवोल्यूशनरी असम्पशन नहीं है, स्केलेटल रिमेन्स से आपके पास प्रोटीन आती है जो कोलेजन होती है, और जिस बोन सैंपल में से डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसी बोन सैंपल में से जो कोलेजन प्रोटीन जो है उसी को रेडियो कार्बन डेट किया जाता है। और उसकी जो डेट जब पता लगती है तो वो टाइम मुख्तलिफ सैंपल्स का आपके पास एक्चुअल टाइम नॉन एवोल्यूशनरी मीन से,
कोई एवोल्यूशनरी अजम्पशन नहीं है, कोई एवोल्यूशनरी प्रेमिस उसमें नहीं है। वो टाइम आपके पास मौजूद होता है और डीएनए सैंपल्स आपके पास मौजूद होते हैं। अब जब आपके पास ये डेटा आ जाता है, तो अब आपके पास ये डेटा किस तरह का है कि आपके पास सैंपल्स हैं जिनका आपके पास डीएनए है और आपको उनकी डेट का पता है कि वो आज से कितने साल पहले मर गए थे। ठीक है जी। उसकी बेसिस पर आप एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है, क्योंकि उन डीएनए सीक्वेंसेस के दरमियान आपको एक्चुअल टाइम डिफरेंस का भी पता है और आपको एक्चुअल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का भी पता है। इस तरीके से एम्पिरिकली सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो डिराइव होते हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन स्टडीज में इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको बताएंगे। अभी भी कुछ स्टडीज हैं जो कि दूसरे तरीकों से सब्स्टिट्यूशन रेट्स असेस करती हैं, लेकिन हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड वो मेथड्स हैं जो कि एम्पिरिकली डिटर्मिन्ड सब्स्टिट्यूशन रेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। एक तो ये जो मेरा स्ट्रेस बुनियादी तौर पर यह है कि मैं आपको क्लैरिफाई करूं कि लिटरेचर में ऐसी मेथडोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जिनका एवोल्यूशनरी अजम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उनके कंक्लूजन्स जो निकलेंगे वो आपको पॉइंट जरूर करते हैं एवोल्यूशन की तरफ, मगर स्टार्टिंग पॉइंट एवोल्यूशन नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट नॉन एवोल्यूशनरी मीन से उन टाइम की एस्टिमेशन है। कंक्लूजन अगर एवोल्यूशन उसका निकल रहा है तो फिर सच्चाई में तो ऐसा होता है कि जहां से शुरू करें वहीं पर पहुंचते हैं, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए। नतीजे में अगर एवोल्यूशन आ रही है तो आपका माथा ठनकना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या मामला है? जो चीज सच होती है उसमें ऐसा ही होता है, इधर से आए या उधर से आए, आप सच्चाई आपको अपने पास लेकर आती है। ठीक है जी। अच्छा मोमो, अब मैंने आपसे कुछ पेपर जो है शेयर किए जी, थे। कौन सा वाला है? O2 जो सबसे नंबर पहले 002 जी खोलिए। खोलिए आपने जो मेन पेपर था वो तो दिखा ही दिया था, ये जी उसका सप्लीमेंट्री मटेरियल है। ठीक है जी। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम कोई बड़ा टाइम लगाते हैं। जाहिरी बात है कि जब आप किसी पेपर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसकी मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स अक्सर उसकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में होती है। ये वाला पेपर, पहले जरा ऑथर्स को हम देख लेंगे कौन लोग हैं इसके अंदर। हाँ जी तो इसके जो लास्ट 3 ऑथर्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। द सेकंड लास्ट ऑथर ऑफ कोर्स वेल नोन स्वांटे पेएवो जो है, ये पेलियो जेनेटिसिस्ट, पेलियो जीनोमिक्स के बानियों में से हैं। इनको 2022 का नोबेल प्राइज मिला था पेलियो जीनोमिक्स के ऊपर। पेलियो जीनोमिक्स का मतलब ये होता है कि जो पुराने सैंपल्स में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स डेवलप करते हैं, उस एरिया को पेलियो जीनोमिक्स कहते हैं। तो स्वांटे पेओबो जो है उनके उसके पायनियर में से हैं। 2022 में उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके ऊपर। साथ जो इनसे पीछे जो ऑथर आपको नजर आ रहे हैं, ये डेविड राइश हैं, ये साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड में। फिर आखिरी ऑथर जो आपको नजर आ रहे हैं, जोहान्स क्राउस, ये भी बायोकेमिस्ट हैं जर्मनी में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में। बिग आपके शॉट्स जो मेन लोग हैं वो इस पेपर में को ऑथर्स हैं। सबसे पहले याद रखिए कि ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा कि इन्होंने जो सैंपल इस्तेमाल किए हैं वो स्केलेटल सैंपल्स हैं, स्केलेटल बोन्स हैं। अच्छा, अब ये कि ये एक क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और टर्मिनोलॉजी की बात है कि फॉसिल किसको कहते हैं। हमने इस पर पहले भी बात की हुई है गालिब के साथ डिस्कशन में कि फॉसिल किसको कहते हैं। मामला ये है कि आमतौर पर पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में, अगर आप पेलियो एंथ्रोपोलॉजी को देख रहे हैं तो उसमें कोई भी पुराना रिमेन जो है उसको फॉसिल कह दिया जाता है। अगर आप जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और गालिब इस पर अक्सर बात करते हैं, दिस बीइंग हिज सब्जेक्ट, कि जियोलॉजी के अंदर फॉसिल आमतौर पर जो जहां पर मिनरलाइजेशन या मिनरलाइजेशन जहां होती है उस चीज को फॉसिल कहते हैं। तो उस लिहाज से स्केलेटल सैंपल्स जिनमें ऑर्गेनिक मटेरियल अभी मौजूद है उसको जियोलॉजिकल अगर आप डोमेन में है तो उस लिहाज से फॉसिल कहा जा नहीं सकता। इसको आमतौर पर सब फॉसिल कहा जाता है। इसके अंदर आपकी प्रोटीन कोलेजन मौजूद है। तो ये, अब इसको आपने फॉसिल कहना है या नहीं कहना, ये एक सेकेंडरी बहस है। इन एनी केस डीएनए इसके अंदर से निकला है और जेनेटिक एनालिसिस होगा उसका, तो है ही अल्टीमेटली जेनेटिक एनालिसिस, मगर जेनेटिक जो सैंपल है वो कहीं ना कहीं से तो आना है ना, वो ऊपर से तो नहीं उतरना। अब आप इनको फॉसिल कहें या ना कहें ये एक सेकेंडरी बात है, एक टर्मिनोलॉजी की चॉइस है। आगे चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें, खैर ये तो उन्होंने अपनी टेक्निक्स बताई हैं। इसमें अगर आप आ जाएं
पेज 7 पे अगर कोई इंटरेस्टेड है इन इक्वेशंस को समझने के लिए, हम उसके साथ अलग टाइम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक पेज 7 पे आ जाए। अच्छा जी, पेज 7 पे आपको 4 प्लॉट्स नजर आएंगे। मैं इंटरेस्टेड हूं प्लॉट सी एंड डी में, नीचे उसके टॉप पे कहीं लिखा हुआ था। Okay. जी जी, कंप्लीट mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो लेफ्ट साइड के कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइट साइड पे कोडिंग रीजन के। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा कम से कम इस चीज की तखसीस जरूर रखनी है कि डीएनए में कुछ एरिया है जो कि कोडिंग रीजन है, जिनकी बेसिस पे प्रोटीन आनी है, और कुछ है जो कि नॉन कोडिंग। इन एनी केस, अगर आप देखिए कि ये किस चीज का प्लॉट है और इस पर गौर करें, अगर आप स्ट्रगल करते हैं, आपको मुश्किल आती है ग्राफ्स को या विजुअल डेटा को इंटरप्रेट करने का, तो गौर से परेशान ना हो, देखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। जब आप एक्सिस पढ़ेंगे और इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी ये जो इनहिबिशन है, मैं देखता हूं चंद लोगों में कि वो जैसे ही कोई विजुअल डेटा आता है तो थोड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी टेंडेंसी होती है कि मुझे टेबल दिखाओ या मुझे टेक्स्ट दिखाओ, लेकिन जाहिर बात है विजुअल डेटा को इंटरप्रेट करना वो आपको एक डिफरेंट पिक्चर पेंट करता है। खैर, देखिए इसका एक्स एक्सिस क्या है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस इसका है ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि 0 का मतलब वो पॉइंट्स होंगे जो कि अभी हैं। ठीक है, और 40,000 का मतलब यह है कि 40,000 साल पुराने। ठीक है, ये टाइम पीछे की तरफ जा रहा है। एज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट अलोंग दिस एक्सिस, आप पास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, वाई एक्सिस पर क्या है? न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस है, न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आप समझ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस क्या चीज है, किन के दरमियान है ये। ठीक है, अब उनके पास ऐसे सैंपल्स थे जो कि पुराने थे। पुराने कैसे पता लगा था कि वो स्पैन कर रहे हैं ऑफ अ पीरियड ऑफ अराउंड 40,000 ईयर्स, आज से पीछे पास्ट में। वो उन्होंने एक्यूरेटली एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, रेडियो कार्बन डेटिंग से उन सैंपल्स को डेट किया हुआ है, तो उनके एग्जैक्ट टाइम्स आपको पता है। ठीक है जी, और जो जिस एंसेस्टर के साथ, जिस माइटोकॉन्ड्रियल मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर के साथ कंपैरिजन की बात की जा रही है, जो इन क्वेश्चन है, उसके साथ वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस कितनी दूर है, उनका न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस कितना है, कि कितने फर्क हैं। ठीक है जी, वाई एक्सिस वो है। ठीक है जी, तो ये वो जो लाइन जिनको फिट की गई है, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपके पुराने सैंपल्स हैं। जो आपको तकरीबन 0 के ऊपर बहुत ज्यादा आपको पॉपुलेशन नजर आ रही है, बहुत सारे डायमंड्स एक दूसरे के ऊपर क्लस्टर हुए हैं, ये इस वक्त के उन्होंने बहुत सारे इकट्ठे किए कंटेम्पररी ह्यूमंस के। ठीक है, उनके जो डिस्टेंसेस हैं, उनके क्या कहते हैं ये प्लॉट। खैर, मामला ये है कि इस डेटा से उन्होंने ये चेक किया कि जो ईयर्स बिफोर प्रेजेंट है और ये जो पेयर वाइज डिस्टेंस है, इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी, वो जब मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट हो गया, उसकी बेसिस पर उन्होंने वो सब्स्टिट्यूशन रेट कंप्यूट किया, वो इस्तेमाल किया, और उससे उनके पास इसकी डेट तकरीबन उसकी अपर रेंज एज ऑफ दिस पेपर तकरीबन 95,000 ईयर्स अपर रेंज उसकी आई। ठीक है, 65 से 95,000 साल पुरानी। ठीक है जी, इस बात को याद रखें, वो 65 से 95,000 ईयर्स जरूर है, दिस इज 2013, लेकिन बहरहाल वो 6,000 के तो करीब भी नहीं है, 6,000 साल के तो वो करीब भी नहीं है। हम इस पेपर को और इसकी मेथोडोलॉजी को इस वजह से मैं गो थ्रू कर रहा हूं क्योंकि ये सेमिनल पेपर है जिसने इस तरह की मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की कि अजम्पशन फ्री तरीके से उन सैंपल्स की बेसिस पर जिनकी टाइमिंग ऑल्टरनेटिव मीन से, रेडियो कार्बन डेटिंग से असेस की जा चुकी है, उनके दरमियान जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं उन और किसी के साथ जिसके साथ आपने कंपेयर करना है, आपके पास जेनेटिक डिफरेंसेस मौजूद हैं, उसका टाइम आपको पता है, उसकी बेसिस पर आप ये रिलेशनशिप लर्न करते हैं,
और उसकी बेसिस पर आप अपना सब्स्टिट्यूशन रेट एस्टिमेट करते हैं और उसकी बेसिस पर आप उस रेफरेंस एंसेस्टर का टाइम जो है वो एस्टिमेट करते हैं। ठीक हो गया? मेरे ख्याल से इस मेथोडोलॉजी को समझना कि व्हाई दिस मेथोडोलॉजी इज अ फंडामेंटल इंप्रूवमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड्स, और किस वजह से ये तमाम पुराने कंसर्न्स को एड्रेस कर देती है, क्योंकि ये किसी एवोल्यूशनरी असम्पशन पर बेस्ड नहीं है, ये समझना मेरे ख्याल से जरूरी है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल पेश आई है, आप इस बात को समझ लें कि जो टेक्निक है जिसकी बेसिस पर सब्स्टिट्यूशन रेट असेस हो रहा है और देयरफॉर उस माइटोकॉन्ड्रियल एंसेस्टर का टाइम इन द पास्ट जो है वो एस्टिमेट हो रहा है, वो किसी एवोल्यूशनरी असम्पशन पर बेस्ड नहीं है, वो एम्पिरिकली डिटरमिन हो रहा है। ठीक है जी, ये आपका इन अ नटशेल जो है इसका मेन मैसेज है। ठीक है जी, अब आप आए 003 पर, जो इस पेपर का कहीं फॉलो अप है। ये जो है ये भी इलस्ट्रियस ग्रुप है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन है बिटवीन पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के जर्मनी में। तो मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन है साइंटिस्ट के दरमियान। ठीक है जी, इसमें जरा एब्स्ट्रैक्ट पर देखिएगा, जरा एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाइएगा। अच्छा, इधर उन्होंने क्या किया है कि इधर उन्होंने वो तो तकरीबन 9 या 10 एंशिएंट सैंपल्स के ऊपर बेस्ड था पिछला पेपर। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट कंपाइल किया है कि वी हैव कंपाइल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट ऑफ 350 एंशिएंट एंड मॉडर्न ह्यूमन कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम्स। ठीक है जी, उन्होंने इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि उन्होंने जो इंडिविजुअल सैंपल्स हैं उनकी बेसिस पर भी सब्स्टिट्यूशन रेट असेस किया है और ओवरऑल भी असेस किया। उन्होंने तो उन एग्जाम्पल्स के ऊपर एक रिग्रेशन लाइन फिट करके उसकी बेसिस पर उस ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने सब्स्टिट्यूशन रेट पिछले पेपर ने असेस किया था। इन्होंने क्या किया है कि ऐसा करके देखते हैं कि इंडिविजुअल सैंपल्स पर भी करके देखते हैं, इंडिविजुअल डेटेड टिप्स। अच्छा, ये मैं बताता जाऊं कि इसको टिप डेटिंग क्यों कहते हैं लिटरेचर में, और टिप्स क्या चीज है। टिप्स से मुराद इनकी ये कि जो आपकी एवोल्यूशनरी ट्री के ऊपर अगर जो कोई एंड पॉइंट है जिसको मैं लेकर उसका टाइम और उसको डेट करना चाह रहा हूं ना, तो और उसको टिप डेटिंग कह रहे हैं। तो इंडिविजुअल डेटेड टिप्स जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है। अगर मैं अलग-अलग इंडिविजुअल टिप्स की बेसिस पर सब्स्टिट्यूशन रेट असेस करूं, एक तो यह है कि मैं उनकी बेसिस पे आपको एवरेज जो है रिपोर्ट कर दूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, यानी अगर डिविएशन, अगर मेरी वेरिएंस बहुत है, वेरिएशन बहुत है, किसी एक की बेसिस पर असेस करूं, किसी दूसरे की बेसिस पर असेस करूं, तो उस सूरत में अगर मैं आपको एक एवरेज सब्स्टिट्यूशन रेट बताता हूं तो मेरा उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो कम होगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि भाई बड़ा हाई वेरिएंस डेटा है। तो वो दरअसल ये बता रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअल डेटेड टिप्स की बुनियाद पर भी असेस करें तो बहुत कंसिस्टेंट डेटा इमर्ज करता है। ठीक है जी, अब वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, जरा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। ये कि लिटरेचर पूरे तरीके से बाखबर है पुराने कंसर्न्स के ऊपर। ये उस चीज का सादा सा एविडेंस है कि वो बता रहे हैं कि भी phylogenetic rate estimates have historically been based on a single external human chimpanzee divergence calibration point at the root of the tree। कि वो ह्यूमन चिंपैंजी की डाइवर्जेंस को एज अ कैलिब्रेशन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिस पर कई लोग इतराज करते हैं कि जी आपने उसको एक किस्म की एवोल्यूशनरी असम्पशन पहले ली है। इसी को तो वो बता रहे हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है बगैर इसके उन चीजों को आप एंकर पॉइंट्स, जिनको वो कैलिब्रेशन पॉइंट्स कह रहे हैं, वो एंकर पॉइंट्स हैं जिनका आपको ट्रू टाइम और उनका जेनेटिक सीक्वेंस पता है। जाहिरी बात है कि उन्हीं की बेसिस पर आप कोई एस्टिमेट करेंगे। आप उन चीजों की बेसिस पर जिनका आपको टाइम नहीं पता, उनकी बेसिस पर तो नहीं करेंगे। अब आप इसको एंकर पॉइंट कहें या कैलिब्रेशन पॉइंट कहें, दैट डजंट मैटर। ऑफ कोर्स आपने अगर अपने मॉडल को इन्फॉर्म करना है तो उन्हीं डेटा पॉइंट्स या डेटा सैंपल्स की बेसिस पे इन्फॉर्म करना है जिनके बारे में आपके पास मुकम्मल या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, तो जिनके बारे में आपको टाइम पता है, जिनके सैंपल्स आपके पास हैं, उन्हीं की बेसिस पे करेंगे। यही चीज पिछले पेपर ने इंट्रोड्यूस की थी, ये उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। इन्होंने एक लार्जर सैंपल को एनालाइज किया है और इंडिविजुअल उन डेटेड टिप्स जिन्हें वो कह रहे हैं, उन इंडिविजुअल डेटेड सैंपल्स की बेसिस पर एस्टिमेट्स किए और उनको उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन
बता मैं ये रहा हूं कि लिटरेचर ऑब्वियसली इन चीजों से बाखबर है। ऐसा नहीं कि उनको खबर देने के लिए आपको 1997 का कोई पेपर आज 28 साल बाद दिखाना पड़ेगा। खैर आगे चलिए, आगे चलिए, जी अगले पेज पर चलिए, पेज 2 पर। ठीक है जी। इसमें जाहिर बात है कि वो फू एट ऑल को जो पिछला पेपर था उसको साइट कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जी मोर रिसेंटली 2-3 जो पेपर्स हैं, ब्रदरटन, फू एट ऑल, both made use of two distinct panels of ancient AMHs. So AMHS क्या चीज है? ये वो है जो है तो होमो सेपियंस, मगर आपके एंशियंट टाइम से वो बिलोंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि होल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसेस टू परफॉर्म द फर्स्ट एस्टिमेशंस, उसको क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि वो सेमिनल वर्क था। They performed the first estimations of mitochondrial DNA substitution rates from tip calibrations alone. Alone is very important. तो ये किसी और assumption को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि they were the first to estimate। ये वो पहले ग्रुप थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सब्स्टिट्यूशन रेट को एस्टिमेट किया। ये वो पहले ग्रुप थे, किसकी बेसिस पर? सिर्फ नॉन डेटेड टिप्स की बेसिस पर। वो डेटेड टिप उसकी टर्मिनोलॉजी है कि जो आपके पास सैंपल्स मौजूद हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट आपको पता है, बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव मींस, अगेन बेस्ड ऑन नॉन एवोल्यूशनरी असम्पशंस। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब आप आगे चलिए और इसके अंदर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं इसके रिजल्ट्स को। इसमें जो बेस्ट एस्टिमेट है उनका TMRCA का, और TMRCA मोमो ने भी डिफाइन किया था, इट स्टैंड्स फॉर टाइम टू मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है जी, तो वो 143,000 ईयर्स के बराबर। माइटोकॉन्ड्रियल ईव जिसको हम कह रहे थे। जी जी, वही। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बेस पे है, तो 143,000 ईयर्स के बराबर, 143,000। ठीक है जी, Not 6,000 like नॉट 6,000। Parsons 1997। जी 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 गलत था जी। वो। और ये 0.143 जो इन्होंने लिखा है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स के टर्म में बताया जा रहा है। ये 0.143 के इनटू 10 to the power 6 करना है, तो उस तरीके से 143,000 बनेगा ये। ठीक है ना? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि जब इसको मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो सिफर है उसके, वो तो 0.143 को 143 बनाने में काम आएंगे, और बकिया 3 सिफर 143 को 143,000 में बनाने के काम आएंगे। ये अगर आप यूनिट मुश्किल देखने, से, हाँ जी मिलियन ईयर लिखा हुआ है इधर। हाँ जी, मैं लोगों ऑडियंस के सामने के लिए बता रहा हूँ कि आपको 6 सिफर है, 6 हाँ सिफर जी। किस तरीके से एडजस्ट करने हैं। 3 सिफर इसको 143 बना रहे हैं और बकिया 3 सिफर इसको 143,000 बना रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा जी, खैर जरा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। जी, ये वो बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअल टिप्स की बेसिस पर जो सब्स्टिट्यूशन रेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, अगेन ये अगर आप समझते हैं तो इन प्लॉट्स को बॉक्स प्लॉट कहते हैं, क्योंकि वो एक बेजियन एस्टिमेशन कर रहे हैं जिसकी बेसिस पर उनके पास सब्स्टिट्यूशन रेट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। तो इंडिविजुअल की टिप्स की बुनियाद पर जो ये असेसमेंट की जा रही है, जो ये ब्लू में है, तो आप देखें कि वो प्लस माइनस जरूर है एक दूसरे से, मगर वो बाय एंड लार्ज बड़ी कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू अगर आप पुराने जो तरीके हैं जो इंटरनल नोट्स की बेसिस पर होता था, वो देखें उनमें बड़ी वेरिएंस है। और ओवरऑल अगर आप देखें जो ऑल सबको इस्तेमाल करें तो उसका जो मीडियन है, यानी जो लेफ्ट वाला जो ब्लैक बॉक्स प्लॉट छोटा सा वर्टिकल लाइन जो है लेफ्ट मोस्ट, वो तकरीबन बकिया के मीडियन के करीब करीब आ रहा है। तो देयरफॉर ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि एक लो वेरिएंस डेटा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इन कैलकुलेशंस में। तो इन एनी केस वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे जो मेथड्स हैं, जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस और दूसरे तरीके से प्योरली इस तरीके से टिप डेटिंग नहीं कर रहे, वो उधर भी काम जारी है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट बात भी है कि मैं इस जो सेगमेंट है लिटरेचर का, उसको बहैसियत इंडिपेंडेंट रिव्यूअर के तौर पर, तालिब इल्म के तौर पर, मैं इसको वैल्यू इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि बहरहाल ये टोटली इंडिपेंडेंट अंदाज में सब्स्टिट्यूशन रेट्स नॉन एवोल्यूशनरी असम्पशंस की बेसिस पे कर रहा है। दूसरे मेथड्स भी हैं जिनको आप कहते हैं जो डिनोवो म्यूटेशंस की बेसिस पे करते हैं, जो इस वक्त के जो लोग हैं उनकी जनरेशनल म्यूटेशंस को असेस करके, वो भी एम्पिरिकल ही है, लेकिन वो इस वक्त की
इमीडिएट जो कुछ जनरेशंस की जो म्यूटेशंस है उनकी बेसिस पर असेसमेंट देते हैं, वो भी एम्पिरिकल है। उनको उस काम को भी पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उस काम को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये वाला तो गोल्ड स्टैंडर्ड है इस तरह का काम, जो कि आपके एंकर पॉइंट्स उन सैंपल्स को इस्तेमाल कर रहा है जिनका एक्चुअल टाइम आपको एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू पता है, ठीक है जी, और उनका डीएनए सीक्वेंस भी पता है। तो इनकी एस्टिमेट के मुताबिक 143,000 तक जा रहा है, और वो भी रेंज है। अगर आप उसको स्क्रॉल अप करें, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, उस टेबल पे वापस चलिएगा, हाँ जी, उसमें भी रेंज देखें। जो आपका 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 112,000 से 180,000 तक है। इस कॉलम को पढ़ें, इस कॉलम को हाँ 0.143 के नीचे ये और ये। तो इंटरेस्टिंगली डिफरेंट मेथड से मोमो ने आपसे कुछ मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट्स जो कि डिफरेंट मेथड्स पर हैं, इन मेथड्स पर नहीं है। वैसे तालिब इल्म जो ये मेथड्स हैं इनको मैं गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर रख रहा हूँ। क्यों? मैंने आपको उसकी वजह समझा दी, क्योंकि ये किसी असम्पशन से नहीं साथ चलते। इनकी रेंज भी 143 मोस्ट लाइकली एस्टिमेटर 112 से 180,000 है। जो दूसरे मेथड से भी मोमो आपकी सेकेंड लास्ट स्लाइड के ऊपर जो सेकेंड पेपर था उसकी भी टीएमआरसी एस्टिमेशन क्या थी? इसी बॉल पार्क के अंदर थी, इसी बॉल पार्क में थी बिल्कुल। 100 समथिंग थाउजेंड से पता नहीं 180 इस किस्म की, बिल्कुल इससे मिलती जुलती। और वो डिफरेंट मेथड है, और वो डिफरेंट मेथड है। और ये देखिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि ये 95% सर्टन कि ये चांस नहीं है, ये स्टेटिस्टिक्स आपको बता रहा है, ये बड़े अच्छे टाइट रिजल्ट्स हैं। जी 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 जी। और ये 6,000 साल नहीं है। और सब्सटेंशियल ने बात की ऑल दोस टेक्निक्स जो अभी आज तक यूज होते हैं उनमें से ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, और पेलियोजिनोमिक डेटिंग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन पता लोग क्या नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे जो 1997 पेपर में बताया था वो उन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल नहीं कर रहे, वो आपके ऑब्सोलीट मेथड्स हैं। समझें कि वो सब्स्टिट्यूशन रेट्स को असेस करने के जो पुराने फॉसिल्स है ना, वो 1997 का पेपर है, वो उन मेथड्स के फॉसिल्स तलाश कर रहा है कैसर राजा। जो पुराने आर्काइक मेथड्स है ना, उनको क्या कहते हैं, वो जो है तलाश कर रहे हैं, उनके ऊपर बैठे हुए। हालांकि जिस तरह एवोल्यूशन आगे बढ़ती है, ये मेथड्स भी इवॉल्व करके आगे निकल गए हैं, और ये जिस तरीके से आप इसको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के तौर पर इंटरप्रेट करें, जो बड़ा स्टेटिस्टिकल एक चीज है, लेकिन ये चूंकि बेजियन एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये जो HPD है, दिस स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, HPD। तो इसका मतलब यह है कि जो बेजियन जो मॉडल आपका प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो 95% उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैस है वो इस रेंज में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इससे बाहर जो है वो लेस देन 5% है। दैट्स अबाउट इट। एक तो ये बात हो गई। मैं फिर क्या कहते हैं स्ट्रेस करूंगा, मैं बल्कि जो क्रिएशनिस्ट हमारे दोस्त अहबाब है उनको मैं कहूंगा कि जी आप थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड, अगर आप पेपर पढ़ने का आपको इश्तियाक है, आई वेलकम दैट स्पिरिट, ठीक है जी, लेकिन अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले बनाएं, ठीक है जी। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज देना मोलेक्युलर बायोलॉजी में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1-2 साल लगा के कोई अच्छे कोर्सेज लें, अपनी बैकग्राउंड बनाएं, उसके बाद पेपर रीडिंग की तरफ आप क्या कहते हैं आए, और आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, ज्यादा लर्न करेंगे। आपने उसके बाद भी अपने क्रिएशनिज्म में इमर्स्ड रहना, रहें, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, वो तो आपने अल्टीमेटली खुद ही किस नतीजों पर पहुंचना है, लेकिन कम से कम जो क्रिटिकली लिटरेचर को इवेलुएट करने की कैपेसिटी है वो अपने अंदर आप पैदा करें। आप में कोई कमी नहीं है, आप ये सब कर सकते हैं, मेहनत करने की बात है बस, ठीक है जी। कोई ऐसी बात नहीं कि जी कोई मैं एक्सक्लूसिविटी का कोई आर्ग्यूमेंट पेश करूं कि नहीं, अनलेस के जी आपने ये 8 साल नहीं लगाए हैं, 5 साल PhD नहीं की, 4 साल कहीं पोस्ट डॉक नहीं की, ये नहीं किया तो यू आर अनएबल। नहीं, मैं ये वो आर्ग्यूमेंट नहीं कोई एलिटिस्ट बनाना चाह रहा। मैं कह रहा हूं आप भी कर सकते हैं, थोड़ी बस मेहनत करें। आजकल नॉलेज एक्सेस में है हर एक के, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है, उस पर टाइम लगाएं। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस डिस्कशन को जो पेपर नंबर 4 है। ऐसा है कि आपने माइटोकॉन्ड्रियल ईव की डिस्कशन शुरू की, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो आप समझते हैं कि किसे कहते हैं,
ठीक है जी। ये मैं आपको जरा स्क्रॉल डाउन करें, इसका बॉटम राइट बता दें कि ये पेपर कहाँ छपा है, किस एवेन्यू पे छपा है, और ये एक्चुअल पेपर है किसी वेबसाइट, क्रिएशनिस्ट वेबसाइट या एवोल्यूशनरी वेबसाइट से नहीं है। ये पेपर नेचर में छपा हुआ, ये नेचर में पेपर छपा है नेचर में, 2018। ठीक है, नेचर में छपा है। और जाहिर बात है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड व्यू है विच इज बैक्ड बाय ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एविडेंस, इट्स नॉट जस्ट दिस पेपर, ठीक है। और जाहिर बात है कि मेरा तरीका वो हरगिज नहीं, हमारा तरीका ये हरगिज नहीं कि हम बाय अथॉरिटी क्या कहते जाए। अभी भी कहाँ स्वांटे पेवो जैसे ऑथर्स उसमें मौजूद हैं, और मेरी कोई हैसियत कि मैं उनकी मेथड्स के ऊपर कमेंट करूं बहैसियत एक अदना तालिब इल्म, लेकिन फिर भी मैंने आपको उनके मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। मैंने आपको इस वजह से नहीं कहा कि चूंकि एक नोबेल लॉरिएट को ऑथर है तो आप बस उस पर मान लें, ऐसा नहीं कहा। हमारी क्या हैसियत कि हम ऐसे पेपर के बारे में बयान कर सके जिसमें नोबेल लॉरिएट और स्वांटे पेवो जैसे जायंट्स जो हैं वो को ऑथर्स हैं। लेकिन मैं फिर भी उनकी भी हर बात को विद ऑल दी स्केप्टिकलिटी अप्रोच करूंगा और जाके उनके सप्लीमेंट्री मटेरियल में खोदूंगा, डिग इन करूंगा कि उन्होंने क्या मेथड इस्तेमाल किया, वेदर दैट मेथड मेक्स सेंस और नॉट, वेदर दैट मेथड मेक्स मैथमेटिकल सेंस और नॉट। वो बहसीत तालिब इल्म मेरे ख्याल से हमारा फर्ज है कि हम करें, चाहे उसके अंदर एक नोबेल लॉरिएट है। देखिए हमने फिर भी आपको वो मेथड एक्सप्लेन किया, हमने आपको ये नहीं कहा कि चूंकि वो बहुत इलस्ट्रियस ग्रुप है तो आप बस उस पर क्या कहते हैं मान लें, ईमान ले आए। ये अभी भी ये पेपर मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता रहा हूं कि नेचर में छपा है, लेकिन इस बात को हम छोड़ देते हैं कि ये नेचर में छपा है। कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, चलिए बात जाने दें। हाँ कंटेंट क्या है, चलो फिर जाने दें। हाँ कंटेंट ये है कि वो कहते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया आर एटीपी generating organelles, the endosymbiotic origin of which was a key event in the evolution of eukaryotic cells. नेचर का पेपर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, इस बात को आप जाने दें, लेकिन ठीक है मैं नहीं कह रहा। यानी आप इस बात को गौर करें, देखिए आप ये समझते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनमें उस तरीके से न्यूक्लिएटेड बाउंड्री न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इस बात को याद रखें कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो बहुत उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए उसका अरेंजमेंट बहुत मुख्तलिफ है। मोमो ने भी कई बार मुतअद्दिद बार कवर किए हुए हैं ये फंडामेंटल्स और बेसिक्स। गालिब के चैनल पर हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर कवर किए हुए हैं। हमने इंग्लिश चैनल पर रैशनल एंथम के ऊपर मल्टीपल एपिसोड्स मौजूद हैं जिसमें ये सारी फंडामेंटल्स आसान अल्फाज में, वो लंबी वीडियोस हैं लेकिन अगर आप चाहें तो उधर से जाकर देख सकते हैं, चाहे तो खुद सर्च कर सकते हैं किताबों से, किसी और सोर्स से। आजकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लिएटेड डीएनए है वो जो न्यूक्लियस के अंदर है उसका अरेंजमेंट किसी और तरीके से है, सर्कुलर नहीं है उसका अरेंजमेंट। उसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है, ठीक है। जबकि जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो सर्कुलर, ठीक है जी। आपको पहला सवाल ये करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, दूसरे जानवरों में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जो कि यूकैरियोटिक है, उनमें प्रोकैरियोटिक डीएनए काम क्या था, वो कर क्या रहा है, वो कहां से आ गया है प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक है जी। ये आपको बताएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए का मौजूद होना खुद एवोल्यूशन का इतना बड़ा सबूत है। मैं आऊंगा उस तरफ कि जो लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं ये भी एक किस्म की होमोलॉजी ही है कि जी आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए मौजूद है और वो बैक्टीरिया से मिलता है, इस होमोलॉजी से हम कॉमन एंसेस्ट्री नहीं क्या कहते हैं असेस करेंगे। भाई बात यह है if there is common ancestry, then this type of homology is guaranteed with probability 1. अगर आप एक rational being है और एक Bayesian analysis कर रहे हैं, तो given that this similarity exists, it is more rational to conclude कि ये common ancestry का नतीजा। खैर ये मैं नहीं कह रहा, वो देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो आपके नेचर के ऑथर्स क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि our analysis, नीचे वाला जो रेडिश और पिंक कलर में जो हाईलाइटेड है, our analysis indicate that mitochondria evolved from
a proteobacterial lineage and branched off before the divergence of all sampled alpha proteobacteria. बुनियादी तौर पर उनका भी एनालिसिस, ये कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर फर्दर क्या कहते हैं, उन्होंने फर्दर स्टडी की है, कोई 2018 में ये साबित नहीं हुआ, इससे पहले ही क्या कहते हैं आपके पास बहुत डेटा मौजूद था, लेकिन वो इन नेचर में जो पेपर जो छपा है 2018 में, उसका एनालिसिस ये बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोटियोबैक्टीरियल लिनिएज। ठीक है जी, अब आप बताएं, आपने माइटोकॉन्ड्रियल ईव की डिस्कशन स्टार्ट करके तो ये भी डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। खैर आपने स्टार्ट नहीं की, हमने तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर बहुत लंबी लंबी डिस्कशन की हुई है गालिब के साथ, और गालिब के चैनल के ऊपर और अंग्रेजी चैनल पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन इस पर सवाल आपको ये उठाना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक डीएनए आखिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में काम क्या कर रहा है, ये क्या करने आया है यहाँ पर। ठीक है, और तो लिहाजा यहाँ पर तो रंगे हाथों एवोल्यूशन बेचारी पकड़ी जाती है। मामला ये है कि एवोल्यूशन रंगे हाथों पकड़ी गई है यहाँ पर, कि एवोल्यूशन ये हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल ईव की बात कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन जो साबित हो चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रियल ईव की अब आप उसको यानी जब आप माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में बात नहीं, सब्सटेंशियल रंग रलियां बनाते पकड़ी गई है। हाँ जी, चलिए रंग रलियां बनाते पकड़ी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल ईव के कॉन्सेप्ट को एंटरटेन कर रहे हैं तो जाने अनजाने में आप एवोल्यूशन को तो मान बैठे हैं, आपको भी इदराक नहीं इस बात का। ठीक है, मामला ये है। तो खैर, और वो वाली बहस के जी कॉमन जो कॉमनैलिटीज हैं उनकी बेसिस पर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके उसी तरीके के एरर्स भी मौजूद हैं जो अगर आप जिसको कहते हैं ना जेनेटिक फॉसिल्स, जरा जेनेटिक फॉसिल्स के लफ्ज को भी सर्च करके देखिएगा कभी, तो जहां आपको पता लगेगा कि क्यों क्या कहते हैं कॉमन ओरिजिन वाली बात इतनी ज्यादा फोर्सफुल उसका एविडेंस मौजूद है, क्योंकि जो जेनेटिक फॉसिल्स हैं वो एक ही तरह की गलतियां भी इनहेरिट हुई हैं। ठीक है जी, खैर पॉइंट ये है, अगेन टू समराइज थिंग्स, आज की जो स्ट्रीम थी मोमो ने तो अर्लियर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम में बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, आप उसको जाके दोबारा देखिए। वहां मोमो ने मेरे ख्याल से बात ही की थी कि उस वीडियो में कैसराजा ने कोई सोशल डार्विनिज्म का कुछ जिक्र किया था और उसकी बेसिस पर वो डार्विनियन एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे। ये वही हजरत हैं कैसर राजा साहब कि जिन्होंने जब डेनिस नोबल के साथ एक अपना पॉडकास्ट किया था तो उसका थंबनेल ये कर दिया था कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत साबित हो गई है। फिर पता नहीं क्या हुआ, डेनिस नोबल ने शायद इंटरवीन किया कि उनका भी मैंने तो डार्विनियन एवोल्यूशन के बारे में बात नहीं की थी, मैं तो उस नियो डार्विनियन एवोल्यूशन की बात करता हूं। तो फिर उन्हें थंबनेल चेंज करना पड़ा। वो एक अलहदा बात है कि कैसे एक एडिटोरियल में ये बहस जो है तकरीबन खत्म हो चुकी है। जो अगर आपको कभी लगता है कि वो 2022 में डॉकिंस और डेनिस नोबल का जो बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज की जो बात हुई थी कि जैसे कोई जीन सेंट्रिक व्यू जो है वो गलत साबित हो गया है, ऐसा नहीं है। जो ये एपिजेनेटिक्स हैं और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर जिनकी वजह से आपकी तब्दीलियां आ सकती हैं, वो एपिजेनेटिक्स भी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जेनेटिक्स के जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज करती है। एपिजेनेटिक्स अपने अंदर कुछ नहीं है, जीन्स हैं तो एपिजेनेटिक्स है, जीन्स नहीं है तो एपिजेनेटिक्स भी नहीं है। ठीक है जी, इस बात को भी आप याद रखें, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन बात यह है कि डार्विनियन एवोल्यूशन को डिस्क्रेडिट करने की पहले उस फ्रेमवर्क में भी रहते हुए जो डेनिस नोबल की भी पोजीशन है, डेनिस नोबल गर्चे हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं तालिबिलमाना हैसियत में कि उनकी इंटरप्रिटेशन पे, मगर उनका भी यही है हमारी जो हमारे साथ उन्होंने पॉडकास्ट की थी कि जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी है वो डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन को, डार्विनियन एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स ही कर रहा है, उसने कोई नतीजे नहीं निकाल दिए मुख्तलिफ। तो ये तो वो हजरत हैं जिन्होंने थंबनेल चेंज करने की कोशिश की, फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनसे दोबारा से थंबनेल चेंज करवाया गया। वो इस बात को चले रहने देते हैं।
चले खैर रहने दें इसको। उन्होंने सोशल डार्विनिज्म को इस्तेमाल करके डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन को, अगेन वी डू नॉट बिलीव इन एनी इज्म्स, वी आर नॉट फॉलोइंग डार्विन एज एन इज्म, बट डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज अमंग अदर्स अल्फ्रेड रसल वॉलेस के अलावा भी, मतलब डार्विन ने चूंकि नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया बड़े पैमाने पर, इससे पहले भी वी नो कि इसकी ग्लिम्पसेस मौजूद थे। Darwin was not the very first person to at least propose this level of competition between individuals of a species within a population and those who have whatever it takes to survive, leaving more descendants. इस तरह की बातें पहले भी तारीख में होती रही, लेकिन बहरहाल उसने एक कंपेंडियम ऑफ वर्क ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के तौर पर पेश तो किया। इस वजह से वो डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन का जो क्रेडिट है वो किसी वजह से डार्विन का नाम उसके साथ मंसूब है, मगर हमें पता है कि अल्फ्रेड रसल वॉलेस भी मौजूद था और उसके अलावा पीछे भी लोग मौजूद थे। खैर, उन्होंने सोशल डार्विनिज्म को लेकर डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। इस बात को याद रखें, किसी चीज का कोई साइड इफेक्ट भी है, इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट, किसी को इस्तेमाल कर लिया गया किसी चीज को, और वो अगर फर्ज करें नेगेटिव है, वो इस चीज की दलील नहीं है कि वो ओरिजिनल आइडिया फॉल्स था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ट्रूथ के ऊपर इस चीज की कोई बेयरिंग नहीं, कोई लेना देना नहीं कि सोशल डार्विनिज्म क्या था या क्या नहीं हुआ। वो इंडिपेंडेंटली उसका ट्रूथ अपने एविडेंस के ऊपर खड़ा है और एविडेंस बेबहा है। ठीक है, तो एक तो पहली बात कि जो इस तरह की चीजों के ऊपर इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है, बहरहाल उस इमारत का जमी बोस होना, तो ये फैसला वो खुद ही कर बैठा है, क्योंकि उसकी लॉजिक जो है वो नॉन सेक्विटर है, तो ये नॉन सेक्विटर लॉजिक है। उसके बाद उन्होंने 1997 का एक फॉसिलाइज्ड पेपर उठाया, ठीक है, और उसकी बेसिस पर पूरी जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और फिर उसके बाद आपकी सब्स्टिट्यूशन रेट्स की बेसिस पर टाइम एस्टिमेट करने का जो तरीका है उसको एक ही ब्रश से पेंट कर दिया, नुआंस ही कोई नहीं। और दूसरी बात, ये पढ़ाई कुछ नहीं कि उसके बाद अगले 28 बरस क्या हुआ। आज की स्ट्रीम में मोमो ने भी आपको दिखाया, हमने भी आपको विद एविडेंस विद पेपर्स ये एस्टैब्लिश किया है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रेट्स जो कि टाइम कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपके पास इस तरह के मेथड्स आज की तारीख में मौजूद हैं जो कोई अजम्पशन एवोल्यूशनरी आइडिया से नहीं ले रहे, इंडिपेंडेंट तरीके से सैंपल्स की डेटिंग हो रही है रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू, और वो भी कोई क्लासिकल रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू नहीं, बल्कि एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, जिसका आप हाईली एक्यूरेट तरीके से आप C14 को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पर आप उन सैंपल्स को, कार्बन 14 को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी बेसिस पर उन सैंपल्स को डेट कर सकते हैं, उसकी बेसिस पर ये सब्स्टिट्यूशन रेट्स है और उसकी बेसिस पर ये टाइम एस्टिमेटेड है, वेरी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से ये जो बॉल पार्क एस्टिमेट्स हैं ये एक तरफ अब पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी आगे भी नए मेथड्स आएंगे, कल को और ज्यादा, ये अभी 350 सैंपल्स एनालाइज किए, कल को इसका सैंपल साइज बढ़ेगा, ज्यादा रिच क्या कहते हैं एनालिसिस होगा, ज्यादा आपके पास जब ज्यादा डेटा होता है आप ज्यादा बेहतर एस्टिमेट्स कर सकते हैं। तो एस्टिमेट्स की एक्चुअल वैल्यूज प्लस माइनस ऊपर होती रहेंगी, लेकिन जो मेथडोलॉजिकल ट्रेंड है, जो मेथड्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं, वो उस तरह के हैं जो एवोल्यूशनरी असम्पशन से स्टार्ट नहीं हो रहे। ठीक है जी, फाइनली हमने आखिरी बात ये भी की है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद एक चीखता हुआ सबूत है एवोल्यूशन के हक में। आपको हमने नेचर का पेपर दिखाया है जो बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे एक बैक्टीरियल लिनिएज से इवॉल्व किया है। तो इन सारी बातों पर गौर फिक्र करें, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कैपेसिटी की कमी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करें और टाइम लगाएं, बेसिक्स को समझें। और मैं बहैसियत तालिब इल्म ये बात कर रहा हूं, मैं किसी को कोई पैटर्नाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं कि जी हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम कोई आपसे ज्यादा जानते नहीं। तालिब इल्म है, परपेचुअल सीखने के मोड में है, हर वक्त सीखने के मोड में है, और जब तक कवा इजाजत देते रहे सीखने के मोड में रहने का इरादा रखते हैं, लिहाजा आप भी ऐसे ही करें, लेकिन अपनी पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी बनाएं, फिर पेपर्स पढ़ने की तरफ आए।
ये बहसीत तालिब इल्म एक मशवरा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो हमारा मशवरा भी आप उसको भी डिस्कार्ड कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। फ्री समझ के रख लें। हाँ जी, उसको भी कर ले। अगर आप हमारे इस मशवरे को इग्नोर करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, हम उसको भी जाने देंगे। तो चले इसको भी जाने देते हैं। हाँ, हम चले उसको भी जाने